नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। स्पर्म फ्रीजिंग प्रोसेस। स्पर्म फ्रीजिंग क्या है, जिसकी मदद से इंसान मरने के बाद भी बन सकता है पिता। अधिक उम्र में मां बनने के लिए जिस तरह से महिलाएं अपने एग फ्रीज करवा देती हैं, इसी तरह पुरुष भी अधिक उम्र में पिता बनने के लिए अपने स्पर्म फ्रीज करवा सकते हैं। शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तक बच्चा नहीं प्लान किया? देर मत करो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। आम बोलचाल के दौरान कहे जाने वाले ये शब्द कई बार ऐसे इंसान को परेशान कर देते हैं जिसने 30 से 35 साल की उम्र में शादी की और फिलहाल पिता नहीं बनना चाहता है। ऐसे में सवाल है कि वो आखिर करे तो करे क्या? ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से वो उम्र के उस पड़ाव पर भी पिता बन सकता है जब हेल्थ इत्यादि के कारण उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है? ऐसे युवाओं को कुछ खास नहीं करना है, बस साइंस पर भरोसा करना है और स्पर्म फ्रीजिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। स्पर्म फ्रीजिंग क्या है और यह इसकी मदद से इंसान मरने के बाद भी पिता कैसे बन सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर प्रतीक मकवाना स्पर्म फ्रीजिंग पर खुलकर बात करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। उनकी बात को आसान शब्दों में समझे तो स्पर्म फ्रीजिंग एक खास टेक्निक है जिसमें पुरुष अपने स्पर्म को सालों तक फ्रीज करके रख सकते हैं। आगे जब भी वो पिता बनना चाहें अपने ही स्पर्म यूज करके बायोलॉजिकल तरीके से पिता बन सकते हैं। कुल मिलाकर स्पर्म फ्रीजिंग एक आधुनिक तरीका है जिससे इंसान अपनी इच्छा अनुसार पिता बन सकता है। स्पर्म फ्रीजिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुरुष में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। रिपोर्ट सही आने पर स्पर्म बैंक में सीमेन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगली कड़ी में उसकी क्वालिटी देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही स्पर्म को फ्रीज किया जाता है। इसे तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक पेशेंट इसे यूज न करना चाहे। 10 साल तक फ्रीज रहे स्पर्म से भी हेल्दी बच्चा पैदा हो सकता है। भविष्य में जब भी इंसान पिता बनना चाहे वो अपने स्पर्म का यूज कर सकता है, बस इसके लिए उसे स्पर्म बैंक को संपर्क करना पड़ता है। स्पर्म बैंक फ्रोजन स्पर्म को डी फ्रीज करता है और क्वालिटी चेक के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए दे देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रोजन स्पर्म यूज करने से पैदा होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में आने वाले खर्चे की बात करें तो एक अच्छे लैब में ये काम 2 से 3,000 में हो जाता है। साथ ही कितने वक्त तक स्पर्म फ्रीज करवाना है उसके आधार पर भी पैसा लगता है। स्पर्म फ्रीजिंग की दिशा में काम करने वाले लोगों की माने तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज़ आपको सूचित करता है कि ये लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवाई या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब दिमाग में चिप फिट, यह इंसान की सबसे बड़ी गलती है या फिर वरदान? एलन मस्क ने एक्स पर लिखे पोस्ट में ऐलान किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने रविवार को एक मरीज के दिमाग में एक चिप को फिट किया है। इस प्रोडक्ट को टेलीपैथी नाम दिया गया है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि टेलीपैथी की मदद से कोई व्यक्ति किसी फोन या कंप्यूटर को सिर्फ सोचकर नियंत्रित कर लेगा। आपने सिर्फ सोचा और आपके कंप्यूटर या मोबाइल ने वह कर दिखाया। सिलसिलेवार पोस्ट्स में मस्क ने बड़े उत्साहित होकर अपने इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शुरुआती उपयोगकर्ता वे होंगे जिन्होंने अपने अंगों का इस्तेमाल खो दिया है। कल्पना कीजिए कि स्टीफन हॉकिंग एक स्पीड टाइपिस्ट या नीलामीकर्ता की तुलना में तेजी से संवाद कर पाए होते। इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट को क्रांतिकारी माना जा रहा है। ये तमाम रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसे लेकर तमाम आशंकाएं भी उठने लगी हैं। दिमाग में चिप फिट करना इंसान की सबसे बड़ी गलती है या फिर वरदान, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहस भी क्यों न छिड़े, ट्रांसह्यूमनिज्म के हिमायती प्रकृति को ही चुनौती दे रहे हैं। इससे मानवता तक के खत्म होने की आशंका गहरा रही है। न्यूरालिंक की स्थापना 2016 में हुई थी। इसे पिछले साल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानी दिमाग में चिप फिट करने की इजाज़त मिली थी। इससे पहले न्यूरालिंक ने बंदरों पर इस तकनीक का ट्रायल किया था जो सफल रहा था। इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कहा जाता है। ट्रायल के दौरान बंदरों ने कंप्यूटर के कसर को सिर्फ सोचकर नियंत्रित कर लिया। आखिर वो चिप कैसा है जिसे पहली बार किसी इंसान के दिमाग में फिट किया गया है? उस छोटे से चिप को लिंक के नाम से जाना जाता है जिसे सर्जरी के जरिए खोपड़ी में इम्प्लांट किया गया है। इससे बहुत महीन तार जुड़े हुए हैं जो इंसान के बाल से भी पतले हैं। इसे बहुत ही सावधानी से ब्रेन के एक खास हिस्से में फिट किया गया है। इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट तमाम ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे कई बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। मोटर न्यूरॉन डिसीज जैसे ALS, एमियोट्रोफिक लेगर स्क्लेरोसिस और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में चोट की स्थिति में ये वरदान साबित हो सकता है।
ऐसे मरीज जो अपने अंगों पर नियंत्रण खो चुके हों, वे इसके जरिए अपने अंगों को नियंत्रित कर सकेंगे। कई बीमारियों में कोई व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होता है क्योंकि उसका अंगों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे लोग इसकी मदद से फिर चल फिर सकेंगे। मान लीजिए किसी हादसे में किसी व्यक्ति ने हाथ या पैर खो दिया हो, लेकिन इस तकनीक के जरिए वह अपने रोबोटिक आर्म या लेग को कंट्रोल कर सकेगा। वह सामान्य तौर पर चल फिर सकेगा और मशीनी हाथ का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। लकवा, पार्किंसन, ब्रेन इंजरी, मिर्गी के दौरों, डिप्रेशन, अंधेपन या बहरेपन वगैरह का भी इलाज हो सकेगा। न्यूरालिंक अभी जिस टेलीपैथी तकनीक का ह्यूमन ट्रायल कर रही है, उसका अगले 5-6 वर्षों में कॉमर्शियल यूज करने का लक्ष्य है। कई बीमारियों के इलाज में ये तकनीक वरदान तो साबित हो सकती है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। ये तकनीक वरदान की जगह अभिशाप भी साबित हो सकती है, विनाशकारी भी हो सकती है। इससे प्राइवेसी को खतरा रहेगा। चिप के जरिए किसी इंसान के दिमाग पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इस तरह तो इंसान और मशीन का फर्क ही मिट जाएगा। इंसान एक रोबोट की तरह हो जाएगा जिसे कोई दूसरा इंसान नियंत्रित कर रहा होगा। हालांकि ये आशंका अभी दूर की बात है, लेकिन न्यूरालिंक के प्रोजेक्ट से जो तात्कालिक आशंका है वो है प्राइवेसी से जुड़ा हुआ। अगर मान भी लिया जाए कि इस तकनीक का सिर्फ सदुपयोग ही होगा, तब भी आशंकाएं हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें वह अपने हाथ पैर या बाकी अंगों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अगर उसके दिमाग में चिप फिट किया गया तो ये उसके लिए वरदान तो होगा ही, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। चिप के जरिए मिलने वाले डेटा पर किसका नियंत्रण होगा? दूसरा व्यक्ति बिना इजाज़त उस डेटा का मिसयूज भी तो कर सकता है। चिप इम्प्लांट के जरिए कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर नियंत्रण भी तो कर सकता है। अगर नियंत्रण नहीं भी कर पाए तो ये तो जान ही पाएगा कि वह क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जिस उद्देश्य से काम कर रही है, वे ट्रांसह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट से प्रेरित हैं। ये विचार अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इंसान की मौलिक क्षमताओं को बढ़ाने की वकालत करता है। मौत को शाश्वत सत्य कहा जाता है, लेकिन ट्रांसह्यूमनिस्ट इसे झुठलाने में यकीन रखते हैं। वे इस दिशा में काम कर रहे हैं कि व्यक्ति की मौत ही ना हो, बूढ़ा ही ना हो, कभी बीमार ही ना हो। यानी ये सीधे सीधे प्रकृति की सत्ता को चुनौती है। अभी ये भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कल्पना जैसी लग रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये हकीकत की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रांसह्यूमनिज्म इंसान को एक तरह से सुपर ह्यूमन बनाने का कॉन्सेप्ट है। सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट ही मानवता के लिए बड़े खतरे की दस्तक है। इससे मानवता तक खत्म हो सकती है। मशीन और इंसान का फर्क मिट सकता है। एक तो दुनिया में पहले से ही काफ़ी असमानता है। कुछ लोग हैं जिनके पास हर तरह के साधन हैं, तो तमाम लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं और बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो समर्थ हैं, साधन संपन्न हैं, वे तकनीक के इस्तेमाल से सुपर ह्यूमन में तब्दील हो सकते हैं। इससे ये खतरा बढ़ जाएगा कि कुछ मुट्ठी भर सुपर ह्यूमन विशाल आबादी को नियंत्रित कर लेंगे, उन्हें गुलाम बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।